क्या कभी आपने सोचा है कि यदि पुलिस आईओ 156(3) सीआरपीसी के तहत डायरेक्शन दिए जाने पर भी बाज ना आए तो उसको ठीक करने का दूसरा कानूनी रास्ता क्या हो सकता है? क्या ऐसा कोई कानूनी तरीका या सेक्शन ऑफ सीआरपीसी है जिसके द्वारा आप अपने केस को शुरू से आखिर तक बिल्कुल खुद मुख्तारी से अपने आप के कंट्रोल से आगे संचालित कर सकें? क्या आपको पता है कि प्रोटेस्ट पिटीशन एक कानूनी उपाय क्यों नहीं कहा जा सकता है, या यह प्रोटेस्ट पिटीशन हमेशा अपने फाइल करने वाले का नाश कैसे कर देती है? क्या आपको पता है कि पुलिस की दोषपूर्ण इन्वेस्टिगेशन को भी कोई व्यक्ति कैसे अपने फेवर में इस्तेमाल कर सकता है? ये सब बातें जानना चाहते हैं तो यही आज की वीडियो में दिया गया है, यही इसका विषय है। हर एक क्रिमिनल केस बिगड़ा हुआ केस रहता है। अभियुक्त दुखी हैं कि उन्हें गलत मुद्दों पर फंसाया गया है। कंप्लेनेंट्स दुखी हैं कि उनका केस पुलिस ने सही ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, वास्तविक मुलजिमों को बदल दिया है, सही दस्तावेजों को जब्त नहीं करके आरोपियों को लाभ दिलवाया गया है, सारे बयान गलत लिखवाए हैं। हर पार्टी का यही आरोप लगता रहता है कि दूसरी पार्टी वाले से पैसे खाकर हमारा केस गलत कर दिया है, हल्का बना दिया है और अब आगे भी दूसरी पार्टी को ही लाभ मिलने वाला है। पहला सवाल है, यदि पुलिस आपका केस सही इन्वेस्टिगेट ना करे तो सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत आप क्या उपाय कर सकते हैं? और इसका जवाब है कि सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट को अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में सुपरवाइजरी राइट्स प्राप्त होते हैं। किसी केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या करना है यह बात हमेशा पुलिस ही तय करती है, लेकिन जो भी पुलिस को करना है या पुलिस ने किया है वह कानून के अनुसार किया गया है या नहीं किया गया है, यह जांचने का अधिकार सुपरवाइजरी राइट कहलाता है और यह मजिस्ट्रेट के पास होता है। यदि पुलिस कानून के खिलाफ इन्वेस्टिगेट करे तो मजिस्ट्रेट इसको ठीक करने का आदेश दे सकते हैं। बहुत पुराने समय में सखी वासु का केस आया था 2008 में और अब 2020 में एम सुब्रमण्यम वर्सेस एस जानकी का केस आया है। दोनों ही केसेस में यही बात सुप्रीम कोर्ट ने तय की है। एम सुब्रमण्यम वर्सेस एस जानकी क्रिमिनल अपील नंबर 102 ऑफ 2011 को सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच, जिसमें जस्टिस एन.वी. रमना, जस्टिस एम. शांतागौडर, जस्टिस संजीव खन्ना थे, उन्होंने डिसाइड किया था। यह डिसीजन हुआ था 20 मार्च 2020 को। इस केस में उन्होंने पुराने केस सखी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2008-2 SCC 409 का अनुसरण किया था और कहा था कि यदि कंप्लेनेंट को यह ग्रीवांस है कि उसकी FIR दर्ज नहीं की जा रही है या दर्ज होने के बाद ठीक ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं की जा रही है तो वह सेक्शन 156(3) सीआरपीसी के तहत विद्वान मजिस्ट्रेट के पास अपनी एप्लीकेशन लगा सकता है। मजिस्ट्रेट FIR दर्ज करने का हुक्म दे सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन को भी सुचारू रूप से कानून के मुताबिक करवा सकते हैं। इंडियन लीगल सिस्टम ने अपनी इंटेंसिव कंसल्टेशन के साथ 138 NI एक्ट के मैटर्स में भी आपको गाइडेंस देना शुरू कर दिया है ताकि आपको लड़ने से पहले ही हरा ना दिया जाए। जब आप हमारे मेंबर बनेंगे तो तत्काल आपसे पूछा जाएगा कि आप किस विषय में कंसल्टेशन चाहते हैं। आपको जो विषय चाहिए आप उसे बता सकते हैं। चेक बाउंस वाले मामलों में आपको सब कागजात का PDF बनाकर पहले से तैयार रखना चाहिए। इसमें हमें अपने विरोधी के साथ साथ समय को भी पछाड़ना होता है। दिस इज ए रेस अगेंस्ट टाइम ऑल्सो। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप विजयी हों। तो यहाँ अगला सवाल है कि यदि सेक्शन 156(3) सीआरपीसी से भी रिलीफ ना मिले तो क्या कानून लगाया जाए? आपने अनेक बार देखा होगा कि 156(3) में मजिस्ट्रेट के द्वारा कोई भी डायरेक्शन आपने करा ली, लेकिन पुलिस उसको इस या उस बहाने से दरकिनार कर देती है और सही ढंग से केस को आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। ऐसी स्थिति में एक कंप्लेनेंट के पास क्या कानूनी विकल्प उपलब्ध होते हैं, यही हम जानना चाहते हैं और इस बात को हम एक उदाहरण से समझते हैं ताकि आप हर संदेह से दूर हो जाएं। एक कंप्लेनेंट ने 2012 में हाई कोर्ट का सहारा लेकर एक FIR दर्ज करवाई थी। उसमें कहा गया था कि 2010 के साल में आरोपियों ने दस्तखत का फर्जीवाड़ा करके उसके शेयर्स अपने नाम में करवा लिए थे और उसको करोड़ों का नुकसान करवा दिया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने अनेक बार मजिस्ट्रेट की कोर्ट से पुलिस के लिए अनेक निर्देश प्राप्त किए थे। 156(3) सीआरपीसी में रहे होंगे, दूसरे तरीकों से रहे होंगे और इस तरह से उन्होंने आईओ को कस कर रखा था।
2016 में आईओ ने कंप्लेनेंट के उस केस में नो केस इज मेड आउट ऐसा लिखकर क्लोजर रिपोर्ट लगा दी और यहां तक सब कुछ वैसा ही रहा जैसा सब केसेस में आमतौर पर होता है। इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ कंप्लेनेंट ने एक प्रोटेस्ट पिटीशन मजिस्ट्रेट के सामने दाखिल कर दी। 2016 से वह क्लोजर रिपोर्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने लंबित है। उसमें लगी हुई प्रोटेस्ट पिटीशन भी लंबित है। पिछले 6-7 वर्षों में अनेक मजिस्ट्रेट आए और गए। यह केस और इसकी क्लोजर रिपोर्ट और प्रोटेस्ट पिटीशन दोनों या तीनों जज के तर्स हैं। अपराध को 13-14 साल हो गए हैं, एफआईआर को 11 साल हो गए हैं, क्लोजर रिपोर्ट को 7 साल हो गए हैं। जो कंप्लेनेंट है वह मजिस्ट्रेट और पुलिस के बीच में फुटबॉल बना दिया गया है। कभी एक ठोकर मारता है, कभी दूसरा मारता है और अपराधी अपने रेफ्रिजरेटर में रखे हुए ठंडे आम चूसते हुए इस कंप्लेनेंट के ऊपर हंस रहे हैं। अदालतों की माहवार डिस्पोजल लिस्ट लगातार दाखिल की जा रही है, उसके बावजूद यह केस जज का तस पड़ा हुआ है। बीच में हम एक छोटा सवाल डाल रहे हैं कि इस कंप्लेनेंट के दुखों का कारण क्या है और जवाब है कि इसके दुखों का कारण गलत कानूनी सलाह है जो इस कंप्लेनेंट को दी गई और उस सलाह के अंतर्गत इसने प्रोटेस्ट पिटीशन को एक अक्षमतावान मजिस्ट्रेट साहब के सामने फाइल कर दिया। फिर हम एक छोटा सा दूसरा सवाल कर लेते हैं कि फिर इस कंप्लेनेंट को क्या करना चाहिए था। भाई आमतौर से यही होता है कि क्लोजर रिपोर्ट आई तो एक प्रोटेस्ट पिटीशन लगा दो, लेकिन यदि यहाँ यह प्रोटेस्ट पिटीशन दुखों का कारण बन रही है तो इस कंप्लेनेंट को क्या करना चाहिए था। जवाब है कि इसे प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल ना करके एक इस्तगासा या शिकायत अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी रेड विद सेक्शन 210 सीआरपीसी दाखिल करनी चाहिए थी। हम पहले भी इस विषय पर कुछ एक वीडियो बना चुके हैं, ढूंढने पर आपको मिल जाएंगी। सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने क्रिमिनल केस दाखिल किया जाता है, आप सब जानते हैं। लेकिन जब सेक्शन 200 सीआरपीसी की कंप्लेंट और एफआईआर एक साथ पेंडिंग हो तो उस कानूनी स्थिति को सेक्शन 210 सीआरपीसी संभालता है। जब तक एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन होता है तो सेक्शन 200 सीआरपीसी की कंप्लेंट रुकी रहती है, स्टे रहती है और जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होता है तो कंप्लेंट आगे चल पड़ती है। और सोने पे सुहागा यह होता है कि कंप्लेंट उसी तरीके से आगे बढ़ती है जैसे पुलिस द्वारा फाइल की गई चार्जशीट आगे बढ़ती है, यानी कि सब कुछ बल्ले बल्ले रहता है। कंप्लेनेंट को पुलिस का मुंह नहीं ताकना पड़ता है। तो यहाँ सवाल है कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का और ट्रायल कोर्ट का क्या दृष्टिकोण रहता है। जवाब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कपिल अग्रवाल वर्सेस संजय शर्मा क्रिमिनल अपील नंबर 142 ऑफ 2021 जो 1 मार्च 2021 को डिसाइड हुआ था, उसमें कहा था कि यदि आईओ की पुलिस रिपोर्ट पर किसी ऐसे आरोपी के खिलाफ कॉग्निजेंस लिया जाता है जो कंप्लेंट में भी आरोपी है तो यह शिकायत और चार्जशीट दोनों एक साथ आगे बढ़ेंगी और चार्जशीट के तरीके से इनका ट्रायल किया जाएगा। यह ट्रायल ऐसे आगे बढ़ेगा जैसे कि शिकायत और चार्जशीट दोनों ही पुलिस ने फाइल की हो। लेकिन यदि चार्जशीट का कोई भी आरोपी शिकायत वाले आरोपियों के साथ ना मिलता हो तो उसे कंप्लेंट केस की तरह एविडेंस लेकर आगे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन कंप्लेनेंट का रास्ता कभी बंद नहीं होगा। तो फिर हम एक सवाल और पूछते हैं कि प्रोटेस्ट पिटीशन कानूनी रूप से इतनी बुरी चीज क्यों होती है कि यह चलते मुकदमे को रोक देती है या कंप्लेनेंट के ही खिलाफ जाती है। तो इसका जवाब है कि इसको समझा जाना बहुत जरूरी है। आप ध्यान से समझें कि एक प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है। प्रोटेस्ट पिटीशन को फाइल किए जाने का कोई भी लीगल प्रोविजन सीआरपीसी में नहीं दिया गया है, यानी कि जैसे हर एक काम करने का सीआरपीसी में कोई ना कोई सेक्शन होता है, वैसे प्रोटेस्ट पिटीशन का कोई भी सेक्शन सीआरपीसी में नहीं दिया गया है। प्रोटेस्ट पिटीशन क्लाइंट्स को बहलाने का तरीका है, इससे कोई भी लीगल उद्देश्य प्राप्त नहीं होता है। अगला पॉइंट है, प्रोटेस्ट पिटीशन केवल इसलिए दाखिल की जाती है कि आप पुलिस आईओ के द्वारा निकाले गए निष्कर्ष को गलत साबित कर सकें। इसका आरोपियों से कोई लेना देना नहीं होता। प्रोटेस्ट पिटीशन का आरोपी के दोष सिद्ध करने से कोई प्रत्यक्ष नाता नहीं होता है। अगला बिंदु है, किसी भी केस में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की जाए तो इसका लाभ केवल और केवल आरोपी को होता है। वह इस
इन्वेस्टिगेशन के लूप होल्स को जान जाता है और कंप्लेनेंट को उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आमतौर से नष्ट कर देता है जो उसने प्रोटेस्ट पिटीशन में उठाए थे। अगला पॉइंट है कि प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करने के बाद पुलिस आईओ और शिकायतकर्ता के बीच में कानूनी जंग शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को गलत साबित करते हैं। अपराधी सोफे पर बैठकर आइसक्रीम खाता है तथा पुलिस आईओ व शिकायतकर्ता के बीच होने वाली इस लड़ाई को फुली एंजॉय करता रहता है। इसलिए यदि कभी उसे शिकायतकर्ता के खिलाफ आना भी पड़े तो वह प्रोटेस्ट पिटीशन में दिए गए तर्कों और सामग्री के आधार पर पूरे क्रिमिनल केस को मटियामेट कर देता है। इसीलिए अनुभवी लोग कहते हैं कि कोर्ट कचहरी के निजाम में यदि सबसे बुरा कुछ हो सकता है तो वह है खट से फाइल की जाने वाली प्रोटेस्ट पिटीशन। और अब अंत में आप जान गए होंगे कि इन सब दुख झंझटों का कानूनी उपाय तथा लीगल मुक्ति का उपाय यही है कि हर कानूनी कदम इंडियन लीगल सिस्टम से कंसल्ट करके, उनसे पूछकर, मार्ग को पहचान कर, कानून को देखकर तब उठाया जाए। आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं। बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।